Welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। सबसे पहले चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को आधार रखकर बनाया गया है। बात करते हैं महिलाओं की स्थिति के बारे में, जहां पर एक कोरिलेशन डेवलप किया जा रहा है कि किस तरीके से वायलेंस कहीं ना कहीं होमलेसनेस को क्रिएट करता है और इसकी वजह से महिलाओं की जो मेंटल स्टेज है, जो मेंटल हेल्थ है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रही है। देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने यहाँ पर एक अलार्मिंग सिचुएशन हम सभी के सामने क्रिएट कर दी है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि किस तरीके से एक कॉज एंड इफेक्ट के तरीके से यहाँ पर एक रिलेशनशिप हमें देखने मिल रहा है बिटवीन कि किस तरीके से अगर वायलेंस बढ़ते हैं उसकी वजह से मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ते हैं और महिलाओं में होमलेसनेस हमें देखने मिल रही है। अप्रॉक्सीमेटली इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम बात करें, काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने आते हैं कि 30% जो महिलाएं हैं 18 से 49 साल की, इन्होंने फिजिकल वायलेंस अपनी अर्ली स्टेज में ही फील कर लिया है, विच इज़ द एज ऑफ 15 ईयर। वहीं अगर हम बात करें तो इन्हीं में से 6% महिलाएं कम से कम सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में भी आ चुकी हैं, जिनके साथ किसी न किसी तरीके का सेक्सुअल वायलेंस किया गया है। ये स्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक सोसाइटल इश्यूज़ की तरफ हमारा एक कंसर्न क्रिएट करते हैं कि अभी भी आवश्यकता है कि हमारा ध्यान हो सोसाइटी को लेकर कि किस तरीके से चीज़ें बढ़ने की जगह पिछड़ती जा रही हैं। देखिए, ये रिसर्च एक इंडिकेट कर रही है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, होमलेसनेस एंड मेंटल हेल्थ। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफ़ी लंबे समय से होमलेस महिलाओं के साथ काम कर रहा है, यहाँ पर स्टडी की गई 340 से ज़्यादा महिलाओं के ऊपर जिनको मेंटल हेल्थ इशू हैं, और एक चीज़ यहाँ पर, एक पैटर्न यहाँ पर पाया गया जहाँ पर एक चीज़ कॉमन थी, विच इज़ दी वायलेंस। सारी महिलाएं जो कि होमलेसनेस या मेंटल केस से आज की डेट में सरवाइव कर रही हैं, इसकी वायलेंस की वजह से इनकी मेंटल हेल्थ की कंडीशन यहाँ पर इम्पैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर होमलेसनेस की कंडीशन भी बढ़ गई है। अब ये कोरिलेशन थोड़ा सा चौंकाने वाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो होमलेसनेस है वॉज नॉट मेरली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लिमिटेड एक्सेस टू केयर, बट यहाँ पर एक और चीज़ थी कि कहीं ना कहीं जब बार बार यहाँ पर वायलेंस हो रहे हैं तो उससे दूर जाना चाह रही हैं महिलाएं, उससे इसको स्केप करना चाह रही हैं, जिसकी वजह से या तो घर छोड़ देती हैं या भाग जाती हैं। तो मेंटल हेल्थ तो इशू है ही, बट होमलेसनेस इसका एक और बहुत बड़ा फैक्टर है। फ्रिक्वेंटली जो चीज़ें यहाँ पर देखने मिल रही हैं उसकी वजह से ट्रॉमा, जैसे चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ यहाँ पर हो गया है, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से एक इंटरपर्सनल वायलेंस है, और महिलाओं की जो मेंटल हेल्थ है, हाउसिंग इनस्टेबिलिटी है, वो इन सारी चीज़ों को क्रिएट कर रही है। बात और भी ज़्यादा जटिल हो जाती है जब बहुत सारे बैरियर्स महिलाओं के सामने आ जाते हैं, जैसे शिक्षा, अशिक्षा, जैसे गरीबी, कास्ट, या फिर अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो इन सारी चीज़ों को अगर महिलाओं के साथ जोड़ के देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो महिलाओं की सिचुएशन है उसे और भी ज़्यादा ख़राब कर देती हैं। अब कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अपनी तरफ हैं, लेकिन एक हिस्टोरिकल स्टिग्मा भी है और एक लेबलिंग भी है मैडनेस की। अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो ये जो पागलपन का ये जो टैग है, ये कहीं ना कहीं यूज़ किया जाता था कि डिस्क्रेडिट कर दिया जाए, ठीक है, या साइलेंस कर दिया जाए वुमेन को, जो कि कहीं ना कहीं सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट बात कर रही है, इंक्लूडिंग इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी या असर्टिवनेस। तो जब भी कोई सवाल पूछा जा रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है या महिला यहाँ पर प्रश्न उठा रही है, उसे पागल का यहाँ पर करार दे दिया गया था कि तो पागल हो गई है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। कंटेम्प्रेरी अगर हम बात करें तो पैट्रियार्कल सोसाइटी, उसका एक और बहुत बड़ा रोल है, जहाँ पर जो वुमेनहुड है उसे कंसीडर किया जाता है ओनली विद द रिप्रोडक्टिव रोल, कि महिलाओं का काम केवल और केवल रिप्रोडक्टिव रोल में ही सीमित है। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा जायज़ है, नॉर्मल है कि अगर यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ वायलेंस होता है तो दैट इज़ टोटली ओके, बिकॉज उसके हस्बैंड को शायद यहाँ पर बुरा लगा होगा या फिर गुस्सा आया होगा। कुछ व्यूज़ में अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटल कंस्ट्रेंट, जो भी सोसाइटी का बिहेवियर है, पैट्रियार्कल नॉर्म है, अगर उसके खिलाफ भी महिलाएं आवाज़ उठाती हैं तो इस तरीके की चीज़ें हमें देखने के लिए मिल जाती हैं।
अब इन सारी चीज़ों का परिणाम क्या हो रहा है? देखिए, इसकी वजह से महिलाओं की मेंटल हेल्थ तो इम्पैक्ट हो ही रही है, बल्कि यहाँ पर और भी केसेस हमें देखने मिलते हैं, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, ईटिंग डिसऑर्डर। जब भी यहाँ पर एक वायलेंस के केसेस को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो हम सोसाइटल नॉर्म्स के अगेंस्ट बात कर रहे हैं। महिलाओं की मेंटल हेल्थ तो यहाँ पर इम्पैक्ट हो ही रही है, बट उनकी फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट हो रही है। यहीं पर अगर हम बात करें तो इसकी वजह से एक बहुत ज़्यादा कंडीशन देखने मिल रही है कि हम बार बार महिलाओं को टैग कर देते हैं कि अरे ये तो पागल है, और ऐसे में हम ओवरलुक कर जाते हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को, जहाँ पर महिलाओं की मेंटल हेल्थ के लिए कोई भी बात नहीं करना चाह रहा। ऐसे में बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन लेकर आएँ, एक सिस्टमेटिक अप्रोच लेकर आएँ, ताकि महिलाओं के खिलाफ ये जो बढ़ते हुए केसेस हैं इनको रोका जा सके। एक सपोर्टिव नेटवर्क यहाँ पर बनाना होगा, स्पेशली अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल फैमिलीज़ के बाहर, क्योंकि महिलाएं यहीं पर सबसे ज़्यादा शिकार होती हैं डोमेस्टिक वायलेंसेस का। इकोनॉमिक सोर्सेज यहाँ पर क्रिएट करने होंगे, बेसिक इनकम सिस्टम यहाँ पर लाना होगा, लैंड ओनरशिप की बात करें तो जब ये सारी चीज़ें आएंगी तो इसी के साथ होमलेसनेस की वर्नेबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। एजुकेशन इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले करती है। क्यों? देखिए, क्योंकि जेंडर नॉर्म्स यहाँ पर फॉस्टर करते हैं जनरेशन को, जो वैल्यूज़ हमारे पास होती हैं उन्हीं को हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे में इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हमारी पॉलिसीज़ कुछ इस तरीके से बनाई जाए जो कि इंटरवेंशन करें, स्पेशली अर्ली चाइल्डहुड केयर्स में, चाहे अब्यूज़ हो, पॉवर्टी हो, या ये सारी चीज़ें, इनको यहाँ पर दूर करना ज़रूरी है। चलिए, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में। VSSC विच इज़ दी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, और इसरो ने यहाँ पर डेवलप किया है मल्टीपर्पस ऐप सखी, ताकि असिस्ट किया जा सके गगनयान क्रू को। इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, दोनों ने मिलकर यहाँ पर सखी, जिसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो ये स्टैंड करता है स्पेस बॉर्न असिस्टेंट एंड नॉलेज हब फॉर द क्रू इंटरेक्शन। ये एक एप्लीकेशन है जिसे डिज़ाइन किया गया है ताकि जो हमारे एस्ट्रोनॉट हैं, जो गगनयान के थ्रू पहला इंडिया का स्पेस फ्लाइट मिशन, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन पर जाने वाले हैं, उनके लिए जितनी भी आवश्यकता हो, चाहे टेक्निकल इन्फॉर्मेशन हो, कम्युनिकेशन करना हो, उनकी हेल्थ या वेलबींग को देखना हो, उस पर सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए एक एप्लीकेशन यहाँ पर डेवलप की गई है। सखी एक इंडिस्पेंसिबल टूल की तरह काम करेगा एस्ट्रोनॉट के लिए, जिसमें यहाँ पर वाइड रेंज के फंक्शंस होंगे जो कि मिशन की सारी गतिविधियों को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अब देखिए, बहुत सारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन होती है, ऐसे में इतने सारे बल्क डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना असंभव है। सो एप्लीकेशन इज़ देयर ताकि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिल सके। ट्रेनिंग मैन्यूल्स यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं। साथ ही इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ईजीली, आसानी से इसको एक्सेसिबल किया जा सके। ओके, सो दैट एक स्पेस सूट में आसानी से बन सके, आसानी से निकाला जा सके और ट्रैक किया जा सके। साथ ही यहाँ पर इसका एक बहुत अच्छा फीचर है विच इज़ दी हेल्थ। रियल टाइम बेसिस पर ये डेटा जनरेट करता रहेगा ऑन दी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट क्या है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन क्या है, ताकि क्रू की जो फिजिकल कंडीशन है उस पर एक निगरानी रखी जा सके। साथ ही ये भी इंश्योर कर रहा है कि एक सीमलेस कम्युनिकेशन डेवलप हो सके बिटवीन द क्रू ऑन बोर्ड, कंप्यूटर सिस्टम और जो ग्राउंड बेस्ड स्टेशन है उसके बीच में एक संचार का माध्यम बना रहे, ताकि एक लिंक जो है, क्योंकि एक लिंक यहाँ पर क्रिएट होना बहुत ज़रूरी है दोनों के बीच में। साथ ही सकी यहाँ पर एस्ट्रोनॉट को ये भी बताएगा कि वो किस तरीके से अपनी डाइट को मैनेज करें, हाइड्रेशन शेड्यूल क्या होना चाहिए, उनका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, और अगर किसी भी तरीके का डिसरप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो यहाँ पर सखी उनको अलार्म भी करेगा। अलॉन्ग विद दैट ये यहाँ पर इनको हाइड्रेट रखने के लिए, डाइटरी रिक्वायरमेंट्स की फुलफ़िल करने के लिए, उनकी हेल्थ और परफॉर्मेंस को इस पूरे मिशन में देखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। राइट, तो आप याद रखेंगे 2025 में जो हमारा गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन लॉन्च होने वाला है, उसके लिए ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं MIRV लीप दैट फायर्स अप इंडियाज न्यूक्लियर डिटरेंस। पुराना ही एक टेक्स्ट है जहाँ पर हमने बात करा था मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल को लेकर। ठीक है, बात कर रहे हैं हम इन द रेफरेंस ऑफ अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका टेस्ट यहाँ पर किया गया है दिव्यास्त्र, जो कि कंडक्ट किया जाएगा बाय दी DRDO। एक स्ट्रैटेजिक कॉन्सिक्वेंशियल यहाँ पर है, वाइड रेंज का मिशन है, लगभग 5000 किलोमीटर से ज़्यादा का। अग्नि 5 जो कि हमारी लॉन्गेस्ट रेंज मिसाइल है इंडिया की, उसको यहाँ पर टेस्ट किया गया है। बट
ये उतना आसान नहीं है जितना ये दिख रहा है। पोटेंशियलिटीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंडिया के न्यूक्लियर डिटरेंट के बारे में भी बात कर रही है। और हमें, जब भी हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे इसके अंतर्गत यूज़ की गई टेक्नोलॉजी विच इज़ दी MIRV, और इसको हम यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं चाइना के साथ। सो देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के पहले आपको पता होना चाहिए कि MIRV टेक्नोलॉजी क्या होती है। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी का जो ओरिजिनेशन है, ये हमें USA में देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर MIRV-ED इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को 1970 में इसका यूज़ करके छोड़ा गया था। सो बेसिकली MIRV अलाउ करता है सिंगल मिसाइल को कि वो मल्टीपल वॉरहेड्स, मतलब 3 से 4 वॉरहेड्स को ये कैरी कर सकती है, और सबकी जो कैपेबिलिटी होती है वो होती है अलग अलग लोकेशन पर जाने की, राइट। मतलब इंडिपेंडेंटली ये अलग अलग लोकेशन पर जा सकती हैं। दैट मीन्स ये किसी भी मिसाइल की जो एफिकेंसी है उसको इंक्लूड कर दे, उसको बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टारगेट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं और लोकेशंस भी चेंज हो सकती हैं। दैट मीन्स MIRV के साथ एक और खासियत समझ लीजिए कि इसे लॉन्च किया जा सकता है ज़मीन पर भी, मतलब लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से भी, और सी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स पे भी, जैसे सबमरीन्स, जिसकी वजह से जो इसका ऑपरेशनल है, जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रेंज है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ग्लोबल अडेप्टेशन के हिसाब से बात करें तो MIRV टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले हैं जिनके पास ये पावर है, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रशिया, चाइना एंड इंडिया। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो इन्होंने टेक्नोलॉजी की, अगर हम इसके टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो अबाबील मिसाइल को 2017 में टेस्ट किया था विद दिस कैपेबिलिटी। वहीं इंडिया ने इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया है MIRV टेक्नोलॉजी का अपने अग्नि 5 मिसाइल में। दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कुछ इस तरीके से समझिए कि मल्टीपल नॉर्मल मिसाइल क्या करता है। फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल मिसाइल आपके पास है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। इस नॉर्मल मिसाइल में एक ही वॉरहेड होगा, लेकिन जब हम MIRV टेक्नोलॉजी के अनुसार बात कर रहे हैं तो एक मिसाइल के अंतर्गत मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे जिनकी लॉन्चिंग कैपेसिटी भी अलग अलग लोकेशन हो जाती है, राइट। तो याद रखिएगा, आप अग्नि 5 की बात कर रहे हैं अगर हम, तो अग्नि 5 अग्नि सीरीज़ की, अग्नि फैमिली की मिसाइल है विच इज़ द 5th फ्लाइट, जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इसका जो रेंज है विच इज़ दी 5000 एंड बियॉन्ड। चलिए, कमिंग बैक ऑन टू द आर्टिकल, समझते हैं हम इस आर्टिकल के बारे में। अब देखिए, इंडिया ने MIRV टेक्नोलॉजी को यूज़ कर लिया अग्नि 5 में, और कहीं ना कहीं एक बहुत ही खास मूवमेंट बन जाता है इंडिया की न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी को लेकर, क्योंकि ये बता रहा है कि इंडिया के पास अब देखिए आप बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। वहीं MIRV टेक्नोलॉजी हालांकि बहुत कोई नोवल टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में आर्सेनल पैलेस में इन द सेलेक्ट ग्रुप ऑफ द कंट्री possessing MIRV कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स ओनली। नोटेबली चाइना, जो कि की रीजनल राइवल है, उसके पास ऑलरेडी MIRV कैपेबल प्रोजेक्टाइल्स है। चाइना अभी भी बहुत सारी चीज़ों में एफर्ट्स कर रहा है कि वो बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस को बढ़ाए, जैसे HQ-90 इंटरसेप्टर्स को बढ़ाए, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक पोटेंशियल चैलेंज क्रिएट कर देते हैं बिकॉज ऑफ इंडियाज अर्लियर मिसाइल वेरिएंट्स। हालांकि MIRV का इंक्लूड होना अग्नि 5 का यहाँ पर इस बैलेंस को, जहाँ पर चाइना HQ-19 इंटरसेप्टर्स पे काम कर रहा है, वहीं अग्नि सीरीज में MIRV को लाना कहीं ना कहीं इस दोनों चीज़ों को बैलेंस कर रहा है। दैट मीन्स पहले चाइना आगे जा रहा था, लेकिन अभी दोनों चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं, क्योंकि शिनो इंडिया न्यूक्लियर डिटेरेंट रिलेशनशिप के भी कारण। MIRV जो कि ट्रिप्ड मिसाइल्स हैं, एसेंशियल हो जाती हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मल्टीपल टारगेट्स क्रिएट करती है। ऐसे में क्योंकि अग्नि का रेंज हमारा इतना बढ़िया है कि वो चाइना के हाफ ऑफ द चाइना को कवर करता है, ऐसे में MIRV की सहायता से इसकी जो पोटेंशियलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंडिया ने जब रिसेंटली MIRV को टेस्ट किया है तो कहीं ना कहीं इंडिया ने बता दिया है कि वो ऑड्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम है, चैलेंजेस हैं, बट स्टिल इंडिया इज अचीविंग एंड डूइंग वेल। अब एक शब्द आप सभी हम बार बार यहाँ पर पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर डिटरेंस। तो न्यूक्लियर डिटरेंस एक स्ट्रैटेजिक कॉन्सेप्ट है जो कि इस आइडिया पे बेस्ड है कि किसके पास कितना न्यूक्लियर वेपन पजेस होता है और कितने एडवर्सिटीज जब होंगी तो उससे किस अटैक से बचा जा सकता है। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल न्यूक्लियर डिटरेंस का है दैट इट बेसिकली बिलीव दैट द प्रोस्पेक्ट ऑफ मैसिव डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ द लाइफ रिजल्टिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर एक्सचेंज एक्ट such as powerful deterrent against
अगेंस्ट एग्रेशन, राइट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, बात करते हैं ऑल आइज आर नाउ ऑन द इंडियन ओशन रीजन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है हमारे लिए। क्यों बात कर रहे हैं, देखिए इंडियन गवर्नमेंट फोकस कर रही है कहीं ना कहीं इंडो पैसिफिक रिलेशनशिप को लेकर। हम कहीं ना कहीं क्वाड की बात कर रहे हैं, हमारी पॉलिसीज इस तरीके से शिफ्ट हो रही हैं कि हम इंडियन ओशन रीजन पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में इंडो पैसिफिक का ये जो रीजन है दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखिए मालदीव्स का इशू भी इसी से अटैच देखने के लिए मिलेगा। मालदीव जो कि अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ मोहम्मद मजू, इन्होंने यहाँ पर बताया है कि ये अभी भी कहीं ना कहीं इंडिया बहुत कोशिश कर चुका है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पेशेंस के थ्रू, बट स्टिल मालदीव्स इज गेटिंग क्लोजर टू चाइना। ये जो शिफ्ट है ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न रेज कर रहा है अबाउट द मालदीव्स, और इसी के कारण अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक हमारे लिए बन जाता है इम्पॉर्टेंट। इसी के कारण मालदीव्स, श्रीलंका भी कहीं ना कहीं एक ग्रेटर सेंसिटिव पार्ट है, क्योंकि इंडिया के लिए सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है। बहुत सारे चाइनीज़ वेसल हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, और इस तरीके के जो मूव हैं ये इंडिया को एक जियोपॉलिटिकल लेवल पर क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं। ऐसे में इंडिया बहुत सारी जगह पे सक्सेसफुल रहा है, और ऐसी एक पॉलिसी है जिसने इंडिया को ग्रोथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी है, विच इज़ दी सागर। इंडिया का सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन पॉलिसी कहीं ना कहीं पॉजिटिव आउटकम लेकर आया है, जहां पर अगर हम रिसेंटली बात करें तो एक अगालेगा आइलैंड्स जो मॉरिशस में है, यहाँ पर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर इनॉग्रेशन किए गए हैं और जिसमें मदद की गई है इंडिया के द्वारा। ऐसे में मॉरिशस की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना, सेफगार्ड करना, EEZ जोन के लिए काम करना, कहीं ना कहीं यहाँ की रीजनल सिक्योरिटी के लिए एज वेल एज इंडियन ओशन के लिए भी इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो जाता है। अब देखिए हम क्यों बात कर रहे हैं। आपको पता होगा इजराइल हमस का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंटरनेशनल वाटर बॉडीज़ पूरी तरीके से यहाँ पर हैम्पर हुई है। कहीं ना कहीं जब बात की जा रही है इंडियन ओशन की तो वो एक दूसरा रोल प्ले कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडियन ओशन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है अरेबियन सी और स्वेज कैनाल से क्लोज होने की वजह से। ऐसे में चाइना के जब हम नेवल प्रेजेंस की बात करें जो कि इंडियन ओशन में लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है, क्योंकि बीजिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है कि वो ऐसी कंट्रीज़ जो कि इंडिया की दुश्मन है उनके साथ दुश्मनी क्रिएट करे। अब यहाँ पर अगर यहाँ पर चाइना लगातार मालदीव श्रीलंका जैसे क्षेत्रों में जाके नेवल बेसिस को बनाएगा और कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिकली इम्पोर्टेंस अपने आप को देने की कोशिश करेगा, तो ये इंडिया के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज बन जाता है। क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का डिफेंस सेक्रेटरी रिसेंटली एम्फेसाइज कर रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं ये जो चैलेंज है इनको यहाँ पर चैलेंजिंग फॉर्म में देखना चाहिए, इंडो पैसिफिक रीजन में काम करना होगा, और उसके लिए इंडिया यहाँ पर काम कर सकता है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जो कि कहीं ना कहीं व्हेन इट कम्स टू चाइना हमेशा उसको बैक ऑफ करने के लिए नॉट बैक ऑफ करने के लिए चाइना के अगेंस्ट यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स खड़ा रहता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स भी मानता है कि इंडो पैसिफिक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। वहीं दूसरे नेशंस जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और जर्मनी रिगार्ड करते हैं इंडियन ओशन राइवलरी विद चाइना इज ऑफ द इंटरेस्ट। ऐसे में इंडिया को इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ना होगा ताकि इंडियन ओशन रीजन को यहाँ पर सिक्योर किया जा सके। चलिए, क्या हम और डिटेल में जाने वाले हैं? जी नहीं, हम सीधा सीधा चर्चा करेंगे सागर पॉलिसी के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया, सागर जो कि स्टैंड कर रहा है अपनी एक फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, एक स्ट्रैटेजिक विजन है, जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया था फॉर द इंडियन ओशन रीजन। ये पॉलिसी बात कर रही है कि हमें रीजनल पीस बढ़ाना है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाना है और फोकस करना है इस क्षेत्र की सिक्योरिटी और ग्रोथ को लेकर। सागर की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे डायमेंशन जैसे इंडियन एंगेजमेंट, सेफगार्ड ऑफ द कॉन्टिनेंट, मैरीटाइम इंटरेस्ट, बिल्डिंग कैपेसिटी, पार्टनरशिप को बढ़ाना, कंट्रीज़ की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, कोऑपरेशन को बढ़ाना, कलेक्टिव एक्शंस को लेकर आना, रीजनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट करना और एक कोलैबोरेशन यहाँ पर क्रिएट करना फॉर दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती हैं। राइट, चलिए बात करते हैं इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। ये भी एक और टॉपिक इसके साथ एसोसिएट हो जाता है। IORA की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 मॉरिशस में
फॉर्मलाइज किया गया था एज द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इन 1997 थ्रू द चार्टर ऑफ द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। बाद में इसका नाम यहाँ पर चेंज कर दिया गया और ये बन गया इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन अलोन। मेंबर की बात करें तो आज की डेट में 23 स्टेट्स इसके मेंबर बन जाते हैं। ट्राइपेट्रेट फोरम यहाँ पर क्रिएट करता है जिसमें गवर्नमेंट, बिजनेस और एकेडमिया को एक साथ लेकर आया जाता है। सेक्रेटरीट की बात करें तो ये यहाँ पर हमें देखने मिलता है इबीने मॉरिशियस में इसका सेक्रेटरीट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन ओशन के क्षेत्र में जितनी भी यूनिट्स हैं उनको एक साथ लाना, स्ट्रैटेजीज डेवलप करना, बिजनेस को फॉस्टर करना और एकेडमिक्स को लेकर यहाँ पर काम करना, इसके मुख्य उद्देश्य देखने के लिए मिलते हैं। दैट मीन्स ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन, म्यूचुअल बेनिफिट्स, फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी की सारी क्षेत्रों की बात कर रहा है, मैरीटाइम सिक्योरिटी की भी बात कर रहा है, फिशरीज मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड एक्सचेंज ऑफ कल्चर, सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती हैं। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे। थोड़ा सा चौंकाने वाला विषय है, बहुत सारी स्टडीज़ आ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, जहाँ पर बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में ग्रेजुअली हमें देखने मिल रहा है कि स्प्रिंग पीरियड यहाँ पर ख़त्म होता जा रहा है। 50 साल का एक एनालिसिस है, मेट्रोलॉजिकल रिकॉर्ड्स हैं जिसे कंडक्ट किया गया, रिसर्च किया गया बाय द डिफरेंट एजेंसीज अक्रॉस द इंडियन स्टेट्स। और स्प्रिंग जो कि टिपिकली जिसे हम कैरेक्टराइज करते हैं एक रिलेटिवली कि जहाँ पर वेदर जो होता है बिटवीन द विंटर ऑफ जनवरी एंड द स्क्रॉचिंग समर ऑफ अप्रैल, इसके बीच का जो पीरियड होता है जनवरी टू अप्रैल, इसे ही हम स्प्रिंग सीजन बोलते हैं। इस स्टडी को यहाँ पर स्टार्ट किया गया था 1970 से लेकर वर्तमान में, और इसमें एक चीज़ पता चली है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारा जितना भी ये कॉन्टेक्स्ट है गर्मियों का, स्प्रिंग के सीज़न का, ये यहाँ पर धीरे धीरे डिसअपियर होता जा रहा है। इस रिसर्च में क्या क्या चीज़ें पता चली हैं, चलिए डिटेल में समझते हैं। इसको एक एवरेज टेम्परेचर के आधार पर मापा गया, लगभग 33 इंडियन स्टेट्स और यूटीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखा गया, और यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया कि जो नेट वार्मिंग है विंटर सीजन में इन एवरी रीजन, चाहे हम बात करें विद मणिपुर, यहाँ पर एक्सपीरियंस किया गया है 1970 में, जहाँ पर हमारा जो एवरेज टेम्परेचर हुआ करता था, नेट वार्मिंग जो हुआ करती थी 2.3 डिग्री से लेकर, और जो कि स्मॉलेस्ट टू 0.2 डिग्री तक। वहीं विंटर फास्टेस्ट वार्मिंग सीजन हो चुका है 12 आउट ऑफ 34 रीजन। दैट मीन्स अगर हम बात करें तो सेकेंडली ऑटम ऐसी जगह बच जाती है जहाँ पर फास्टेस्ट वार्मिंग सीजन भी हमें देखने मिल रहा है। रीजनल वेरिएशन किस तरीके से हो रहे हैं, तो एक चीज़ समझिए, टेम्परेचर चेंज अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। सदर्न पार्ट्स की बात करें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्म हमें देखने मिल रही है दिसंबर में और जनवरी में, अलॉन्ग विद सिक्किम एंड मणिपुर जहाँ पर लार्जेस्ट चेंजेस टेम्परेचर के नोटिस किए गए हैं। कन्वर्सली अगर हम बात करें तो नदर्न पार्ट जो है कंट्री का, वो यहाँ पर वीकर वार्मिंग और इवन कूलिंग पीरियड देख रहा है दिसंबर और जनवरी में। वहीं दिल्ली, लद्दाख और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लोएस्ट रेट ऑफ वार्मिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। ये जो पैटर्न है टेम्परेचर चेंज का, ये ड्रामेटिकल शिफ्ट यूजुअली हो रहा है जनवरी से लेकर फरवरी के बीच में। वहीं अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट वार्मिंग रेट 3.1 डिग्री तक चला गया था फरवरी में। वहीं तेलंगाना में ये लोएस्ट रहा 0.4 डिग्री तक, जो कि यहाँ पर अगेन एक कंसर्न का विषय है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो एक लार्जेस्ट जंप देखने मिला है हमें वार्मिंग रेट में, जहां पर फरवरी में टेम्परेचर 2.6 डिग्री हायर था कंपैरेटिव टू जनवरी। एडिशनली कुछ दूसरे स्टेट्स और टेरिटरीज की बात करें, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड की, तो यहाँ पर जनवरी फरवरी के बीच में जो डिफरेंस है टेम्परेचर का, ये भी 2 डिग्री से ज़्यादा देखने के लिए मिला है। दैट मीन्स अगर यहाँ पर बात करें तो मेट्रोलॉजिकल एट्रीब्यूट बोल रहे हैं कि वार्मर विंटर्स हमें देखने मिल रही है इन सदर्न इंडिया, और लैक ऑफ रेनफॉल हो रहा है इसी की वजह से नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर। और ये सारा का सारा जो एनोमली क्रिएट हो रहा है, इसके लिए 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट इज द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड द जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो कि ओरिजिनेट हो रही है मेडिटेरियन रीजन से, टिपिकली मॉइस्चर लेके आती हैं नॉर्थ इंडिया में ड्यूरिंग द विंटर सीजन। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नॉर्थ में यहाँ पर विंटर
एनिमली हमें देखने मिल रही है, जिसकी वजह से विंड पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है और यहीं पर बारिश भी बिगड़ती हुई देखने के लिए मिल रही है। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड इट मल्टीपल टाइम। स्टिल अगर आप इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप इस पूरे डिस्कशन का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, टेम्परेचर एनोमली किसे बोलते हैं, जेट स्ट्रीम क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ने के लिए मिल जाएंगी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। बात करते हैं मीन्स के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। सो देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। व्हाट ऑल यू हैव टू डू, जस्ट राइट द आंसर, क्लिक द फोटोग्राफ एंड अपलोड इट ऑन द गिवन लिंक बिलो। साथ ही अगर आप को किसी भी प्रकार का DNR से संबंधित कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप मुझे डायरेक्टली pragyapande@rousacademy.in पर ईमेल भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.